हांगकांग में हलचल हमेशा की तरह चल रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी ने सभी सड़कों को डुबो दिया। कुछ ही सेकंड में पानी ने इमारतों को गिराकर कई लोगों की जान ले ली। सबसे बुरा यह हुआ कि सुनामी ने सभी एशियाई देशों को भी प्रभावित किया। हर जगह दहशत और चीख पुकार सुनाई दे रही थी, जैसे लोग खुद को बचाने के लिए जगह ढूंढने के लिए दौड़े, लेकिन पानी ने उन्हें तेजी से बहा दिया। कुछ ही लोग आपदा से बचने में सफल हुए और उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम आशा था। संक्षेप में कहें तो सुनामी के 5 साल बाद भी आशा ने अभी भी उस हादसे को सहा और उसे हमेशा बुरे सपने आते थे। हर सुबह वह जागती है और खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करके अपने डर को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही है। आशा एक छोड़े हुए ऊंची इमारत वाले अपार्टमेंट में रहती थी और जीवित रहने के लिए हर तरह के तरीके अपनाती थी, जैसे कुर्सी के नीचे खाना छिपाना। उस देश में सरकार अब नहीं चल रही थी, तो आशा ने अपना दिन इस तरह शुरू किया कि उसने अपने बिस्तर को कचरे के ढेर से ढक दिया ताकि ऐसा लगे कि अपार्टमेंट निर्जन है। उसने विभिन्न स्थानों पर कई गुप्त स्थान बनाए थे। वो अपनी कैलोरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर इंस्टेंट नूडल्स खाया करती थी। अपार्टमेंट की छत से शांत वातावरण का आनंद लेते हुए आशा ने उस टॉवर में छुपाए गए गैलनों पानी से पिया और वह इसे हर दिन रिकॉर्ड करती थी। पानी उबालने के थोड़ी ही देर बाद एक कप चाय बनाने के लिए आशेर ने रेडियो चालू किया और विभिन्न फ्रीक्वेंसी से प्रसारण ढूंढने लगा। जब जीवित बचे लोगों के स्थान के समन्वय के बारे में घोषणा हुई तो आशेर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसने एक ऐसा चैनल चुना जिस पर संगीत बज रहा था और हेडफोन लगाकर सुनने लगी। इसका मतलब था कि आशा नहीं चाहती थी कि रेडियो की आवाज किसी और को सुनाई दे। कुछ समय बाद आशा ने तौलिए से ओस सोखनी शुरू की और उसे बाल्टी में इकट्ठा कर गैलन में स्थानांतरित करने लगी, क्योंकि बारिश का पानी कम हो रहा है, क्योंकि बारिश बहुत लंबे समय से नहीं हुई है। फिर इंस्टेंट नूडल्स बनाने और तुरंत खाने के बाद उसे अपने दोस्तों के साथ रेस्तरां में बिताया हुआ वक्त याद आया, जहां स्वादिष्ट खाना मिलता था। फिर आशा ने दूरबीन का उपयोग करके अपने आसपास की इमारतों को देखा और सब कुछ डूबा हुआ था। उसने उस समय एक गिरी हुई इमारत भी देखी। जब उसने देखा कि उसके कुछ पड़ोसी अभी भी जीवित हैं, तो आशा ने अचानक एक तैरता हुआ डिब्बा देखा। वह तुरंत खिड़की पर पहुंची जो भाला लॉन्चर से सुसज्जित थी और उसने अपने तीर को बक्से पर निशाना लगाया। ऐसा लगता था कि आशा ने भाला चलाना सीखा हुआ था, क्योंकि उसने एक ही बार में निशाना साध लिया। हालांकि जब बॉक्स खींचा गया तो पानी के नीचे भी कुछ था जो बॉक्स चाहता था, इसलिए आशा आगे गिर गई और उसके हाथ में खरोंच आ गई। पानी में किसी जीव के बारे में कुछ था और इसने एशर को सोच में डाल दिया और संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। दर्द की परवाह किए बिना और डिब्बा न खोने की इच्छा के कारण ऐश ने प्राणी से लड़ने के लिए संघर्ष किया और अचानक उसने खींचना बंद कर दिया, जिससे आशा पीछे की ओर गिर गई। जब बॉक्स फिर से खींचा गया और ये खिड़की के पास पहुंचा तो बड़ा रहस्यमय प्राणी झपट पड़ा, लेकिन आशा ने समय रहते बॉक्स पकड़ लिया। आशा ने प्राणी के बारे में सोचे बिना बॉक्स के अंदर की सामग्री निकाली, जो ज्यादातर महत्वहीन थी सिवाय शराब की बोतल के। फिर आशा छत की ओर बढ़ी और कोने के कमरे की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर नाराजगी दिखाई दी। छत पर पहुंचकर उसने अपने हाथ की चोट को शराब से साफ किया और फिर पट्टी बांध दी। उसने दर्द कम करने के लिए भी इसे पिया। फिर आशा ने नहाया, खुद को साफ किया और हम देख सकते थे कि उसके शरीर पर कई निशान थे, जो यह दर्शाता है कि वह जीवित रहने के लिए कुछ भयानक बाधाओं को पार कर चुकी थी। सूरज डूबने से पहले उसने दूसरे अपार्टमेंट से चीखें सुनी और इसने आशा को जिज्ञासु बना दिया, इसलिए उसने तुरंत इसकी जांच की। उसे 2 रहस्यमयी जहाज मिले जो ऐश के पड़ोसियों पर हमला कर रहे थे। पता चला कि हमलावर एक जेल गिरोह थे जो जानबूझकर बचे लोगों की तलाश में थे ताकि उनका खाना ले सकें या उन्हें गुलाम बना सकें। वे लोगों को घायल करने या मारने से भी नहीं झिझकते थे। मजे से अवलोकन करते हुए अचानक आशा तब चौंक गई जब उसने देखा कि एक जेलर उसे दूरबीन से देख रहा था। ज्यादा सोचे बिना आशा तुरंत नीचे झुक गई ताकि वह खुद को छुपा सके, लेकिन दुर्भाग्य से जब उसने फिर से जांच की तो लुटेरा उसके अपार्टमेंट की ओर सीधे चला गया था। अशेर ने जल्दी से अपना सब कुछ छिपाने और ढकने की कोशिश की और यहाँ तक कि अपने जूतों के निशान मिटाने के लिए फर्श पर धूल भी छिड़क दी ताकि अपार्टमेंट को वीरान दिखाया जा सके। कुछ प्रक्रियाएं करने के बाद आशा एक अलमारी के पीछे छिप गई जिसमें एक छेद था और उसने उम्मीद की कि लुटेरे उसे न ढूंढे। जब कूड़ा ऐश के अपार्टमेंट में पहुंचा तो उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया। कमरों में आशा को ढूंढने लगे और वे उस अलमारी के बहुत करीब थे जहां आशा छिपी थी, लेकिन इस अपार्टमेंट में कोई नहीं होने का एहसास होने के बाद लुटेरे नाराज हो गए और कमरा तोड़-फोड़ करने लगे। अचानक ऐशर एक गोली की आवाज से चौंक गया, जो कि एक बच्चे लुटेरे द्वारा चलाई गई थी। नेता को गुस्सा आया क्योंकि इस लड़के ने गोलियों को बर्बाद कर दिया था, लेकिन बच्चे ने कहा कि उसने अलमारी के आसपास कुछ देखा था। किस्मत से नेता। फिर उनके जाने के बाद आशर ने राहत की भावना से रोया और फिर अपने अतीत की खुशियों को याद करके खुद को शांत करने की कोशिश की, जहां वो अपनी सौतेली बहन और मेरे साथ खाना खाती थी।
अगले दिन आशा अपनी दिनचर्या में लौट आई और इस बार वह खुश थी क्योंकि उसे शहद की एक बोतल वाला एक और डिब्बा मिल गया था। किंतु उसी समय उसकी खुशी गायब हो गई जब उसने एक छोटी लड़की को कचरे के ढेर पर तैरते हुए देखा। आशा को लगा कि वह बच्ची मृत पड़ी है, लेकिन कुछ देर बाद जब आशा रसोई में व्यस्त थी तो एक रहस्यमय व्यक्ति उसके कमरे में घुस गया और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। वह व्यक्ति चुपके से आशेर की गुप्त जगह से खाना ले रहा था। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति कुछ समय से आशेर की गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था। आशा ने भी कुछ संदिग्ध सुना, लेकिन उसे पता नहीं चला कि वह क्या था। लेकिन उसने कुछ नहीं देखा तो उसने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। फिर सोने की तैयारी करते हुए आशा ने फिर से एक संदिग्ध आवाज सुनी और दरवाजे या अपार्टमेंट के हॉलवे की ओर देखा, लेकिन उसे वह व्यक्ति नहीं दिखा जो छिपने में माहिर था। आखिरकार उस आकृति का पता लगाने के लिए आशा ने जानबूझकर साबुन छोड़ दिया और पाया कि वह एक छोटी लड़की थी। इस छोटी लड़की ने तुरंत आशा को लात मारी और भाग गई। शायद छोटी लड़की वही थी जो पहले हवा में तैर रही थी। एक अन्य कमरे में छोटी लड़की आशा की कुछ चीजें चुराने के लिए वापस आई, जिसमें एक टॉर्च भी थी जिसे एक जार में रखा गया था। विभिन्न जगहों की खोज करते हुए वह एक ऐसे कमरे में रुकी जिसमें कोई हैंडल नहीं था। उसे दरवाजे को लेकर जिज्ञासा हुई, लेकिन इससे पहले कि वह इसे खोलने की कोशिश करती, आशा ने उस पर चिल्लाया तो वह फिर से भाग गई। उस रात जब आशा सो रही थी, उसने फिर से अपने अतीत का सपना देखा जब वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ अपनी बहन के लिए जन्मदिन का उपहार खरीदने के लिए खरीदारी करने गई थी। इतना ही नहीं, आशा ने अपनी दोस्त से यह भी कहा कि वो वास्तव में घर से बाहर निकलना चाहती है, जिससे पता चला कि आशा का उसके पेपर के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा था। जब वह जागी तो आशा ने देखा कि उसका भोजन गायब था और खाली खाद्य रैपर फर्श पर बिखरे हुए थे, इसलिए उसने तुरंत उन्हें खोजा। आशा को वह छोटी लड़की मिली जो उसे पिछली रात दिखी थी। वो एक प्रकाश के जार के साथ सो रही थी, लेकिन आशा को उसे जगाने का मन नहीं हुआ। आशा फिर रसोई में खाना पकाने के लिए गई। इस बीच छोटी लड़की जाग गई और कुछ लेना चाहती थी जिसे आशा ने छिपा रखा था। एक नकली विद्युत सॉकेट में उसे एक लिफाफा मिला जिसमें आशा और उसकी बहन की तस्वीरें थीं, लेकिन आशा ने उसे तुरंत पकड़ लिया तो वह तुरंत भाग गई। आशा ने अपने आंसुओं को रोके रखते हुए तस्वीरों को ठीक से रखा और उन्हें उनके पहले के स्थान पर वापस रख दिया, लेकिन एक तस्वीर छूट गई। रात में आशर ने उस छोटी लड़की के लिए दुख महसूस किया और 2 हिस्सों में नूडल्स पकाए, फिर तुरंत उसे छोटी लड़की के पास ले गया। इस पल ने आशा को अपनी बहन के जन्मदिन के अवसर पर अपने परिवार के साथ बिताए पलों की याद दिला दी। आशा ने उसे नीली जैकेट दी, जबकि उसके माता पिता ने परिवार को एक बहुत ही मूल्यवान विरासत दी, जिससे आशा ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि उसे लगा कि पहले बेटी होने के नाते हार उसी का हक बनता है। गुस्से में आशा ने अपने माता पिता से झगड़ा किया और कहा कि अब किसी को उसकी परवाह नहीं है। वर्तमान समय में आशा को विरासत में मिले हार को पहने हुए देखा गया, जबकि लड़की ने उन नूडल्स की अनदेखी कर दी जो आशा उसे दे रही थी। आशा ने फिर नूडल्स को अपने पास रख दिया और जब आशा वहां नहीं थी, छोटी लड़की ने तुरंत नूडल्स उठाए और तुरंत खाने लगी। थोड़ी देर बाद जब छोटी लड़की आशा के कमरे में गई तो उसने देखा कि आशा ने उसके लिए एक बिस्तर तैयार किया था। हालांकि छोटी लड़की अभी भी इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। सुबह आशा को पता चला कि उसकी कुछ खाद्य सामग्री वापस आ गई थी और फिर उसने 2 हिस्से इंस्टेंट नूडल्स पकाए, जिनमें से एक जानबूझकर पीछे छोड़ दिया गया था। उसके बाद आशा इमारत की छत पर गई और छोटी लड़की ने आशा के पीछे पीछे नूडल्स ले लिए। उसने वही हरकतें की जो आशा कर रही थी, जिससे आशा हंस पड़ी और एक पल के लिए इस भयानक आपदा को भूल गई। शाम को छोटी लड़की ने आखिरकार उस गद्दे पर सोना स्वीकार किया जो आशा ने तैयार किया था और उसके पास सो गई। आधी रात में आशा की नींद खुल गई क्योंकि उसने छोटी लड़की को रोते हुए सुना, इसलिए आशा ने उसे पहली बार दिल की बात करने को कहा। आशा ने कहा कि ऐसी स्थिति में रोना सामान्य है क्योंकि वह भी अक्सर रोती है और डरती है। आखिरकार छोटी लड़की ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि उसे अपनी माँ की याद आती है और वह जल्द से जल्द अपनी माँ से मिलने के लिए एक बेड्ढा बनाएगी। उन दोनों ने एक दूसरे का नाम बताया और उस छोटी लड़की ने अपना नाम हाय हाय बताया। फिर से एक बुरे सपने के साथ रात बिताने के बाद आशा ने अपनी सुबह की दिनचर्या में साथ देने के लिए हाय हाय को छत पर बुलाया। सुबह प्रत्याशित रूप से हाय हाय ने वह रंगीन टेप खोल दिया जो आशा ने दरवाजा रोकने के लिए इस्तेमाल किया था, जिससे आशा घबरा गई क्योंकि दरवाजा केवल अंदर से ही खोला जा सकता था। जब आशेर को समझ में नहीं आया कि अंदर कैसे जाना है, हाय हाय ने तुरंत तार ढूंढी और दरवाजा खोलकर अपने चोर वाले कौशल दिखाए और इसके बाद एशर ने हाय हाय को बताया कि वह क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाय हाय ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय आशेर का हार देखता रहा। एक दिन खाना बनाते वक्त आशा को एहसास हुआ कि उसकी हार गायब है, लेकिन उसका ध्यान आसपास लुटेरों की चीखों ने भटका दिया। आशिर तुरंत हाय हाय के पास गए जो म्यूजिक सुनते हुए खेल रही थी, फिर उससे चुप रहने के लिए कहा। सौभाग्य से लूटपाट करने वाले दूर चले गए। उस शाम आशा ने हाय हाय की सफाई करने में मदद की और हाय हाय ने आशा से उसके साथ एम खोजने चलने का आग्रह किया।
हालांकि आशा ने सख्ती से मना कर दिया, ये समझाते हुए कि बाहर बहुत खतरनाक है और यहाँ सबसे सुरक्षित जगह है। आशा ने फिर पूछा कि उसका हार कहाँ है, लेकिन हाय हाय इस आरोप से नाराज हो गई और तुरंत बाथरूम से बाहर आ गई। अकेले रात का खाना खाने के बाद आशा को एहसास हुआ कि पानी की आपूर्ति खत्म हो चुकी है और अचानक हाय हाय कपड़े धोने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रही थी। इससे आयशर को वह समय याद आया जब अम्मी और उसकी माँ ने साथ में पकौड़े बनाए थे और उसकी माँ ने उसे चिढ़ाया था कि वह घर साफ करने के बजाय बहुत बाहर घूमती रहती है। इस बात पर आशा की अपनी माँ से लड़ाई हो गई। उसी रात जब आशा सोई तो उसने सुनामी के पीड़ितों को अपने बुरे सपने में देखा। जब हाय हाय ने उसे जगाने की कोशिश की तो आशा को ऐसा लगा जैसे उसकी बहन उसे जगा रही हो, हालांकि यह हाय हाय थी। उसके बाद आशिर ने हिही को रोशनी चालू करने से मना करते हुए इधर उधर घुमाया ताकि अन्य लोगों को पता न चले कि वे कहाँ हैं। एक गलियारे से गुजरते हुए हिही ने आशा से पूछा कि जिस कमरे की ओर वह इशारा कर रही थी उसका दरवाजा की कुंडी क्यों नहीं थी। सवाल सुनकर आशा उलझन में पड़ गई और उसने समझाया कि उसने जानबूझकर कमरे को स्थायी रूप से बंद कर दिया था क्योंकि वहां से बदबू आ रही थी। टीवी समाचार देखते वक्त यह घटना फिर से आशा को याद आ गई कि सिंगापुर जब माँ और एमी मिलकर खाना तैयार कर रहे थे वह पूरी तरह से डूब चुकी थी। उन्हें खबरें खत्म होने तक सुनने का समय नहीं मिला। उनकी माँ ने टीवी बंद कर दिया और उन्हें डिनर खाने को कहा बिना आशी की सफाई सुने। रात के खाने में अश के माता पिता ने कहा कि कल सब लोग अश के दादा दादी की कब्र पर तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, लेकिन आशा ने कहा कि वह नहीं आ सकती क्योंकि उसे काम था। लेकिन एमी ने गलती से आशा की दोस्तों के साथ एक बार में जाने की योजना का जिक्र कर दिया। इससे आशा और उसकी माँ के बीच एक और झगड़ा भी हुआ और आशा को अपने ही परिवार द्वारा प्रतिबंधित महसूस हुआ और वह इस बात से और अधिक आश्वस्त हो गई कि घर छोड़ दे, बिना यह महसूस किए कि रात का खाना उनका अंतिम मिलन था। दृश्य फिर से राष्ट्रपति को दिखाता है और अब हाय हाय को व्यस्त दिखाया गया है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से खेल रहा है और बचे हुए लोगों से उस जगह पर आने के लिए एक प्रसारण प्राप्त कर रहा है। इस जानकारी को पता करने के बाद उसने तुरंत आशा के पास जाकर उसको साथ चलने के लिए समझाया, लेकिन ऐश अभी भी अपने निर्णय पर दृढ़ है। इसे दृढ़ता से अस्वीकार करती है और समझाती है कि बाहर बहुत खतरनाक है। फिर झगड़े में हाय हाय ने आस हेर को डरपोक कहा जबकि आशिर ने हाय हाय को चोर कहा और इन शब्दों ने वास्तव में हाय हाय को बहुत आहत कर दिया और फिर वह कमरे से चली गई। जब आशिर हाय हाय का पीछा करते हुए अगले कमरे में उसने देखा कि हाय हाय इस्तेमाल की गई बोतलों की एक श्रृंखला का उपयोग करके अपने रैक को बनाना जारी रख रही थी। हाय हाय के पास अचानक एक फ्लेयर गन थी तो आशा ने तुरंत उसे लिया और सुरक्षित कर लिया। भावुक स्वर में आशा ने हाय हे कहकर कहा कि उसने रेडियो पर प्रसारित स्थान पर जाने की कोशिश की, लेकिन बहुत खराब मौसम के कारण उसे फिर से यहाँ आना पड़ा। शायद हाय हाय आशा की बातें सुनकर चकित हो गई। उसने अपने दुख भरे स्वर में उसकी भड़की हुई बंदूक से देने की कोशिश की और उसने आशा को याद दिलाया जब एमी ने उसे घर से भागने से रोकने के लिए यही किया था। उस समय आशा ने समझाया कि उसने वादा किया था कि वह अपनी बहन से नियमित रूप से मिलती रहेगी, भले ही वह अब उसके साथ न रहती हो। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें, अगले सुबह लंबे समय से प्रतीक्षित बारिश आखिरकार हुई, इसलिए आशा ने पानी का कंटेनर फैलाया और पानी को एक गैलन में स्थानांतरित करने के लिए हिही को जगाया। जब वह नीचे गई तो हाय हाय को आशा का हार मिला जो गिर गया था। इस बीच आशा ने अपनी और एमी की फोटो देखी और अपनी बहन के साथ मीठी यादों को याद किया। इसके बाद हाय हाय उसके पास आई जिससे उसकी तड़प थोड़ी शांत हुई। अगली सुबह जब ऐशर जागा उसे अपने तकिए के नीचे अपनी गायब हुई माला मिली और उसने महसूस किया कि उसका हाय हाय पर आरोप गलत था क्योंकि उसकी माला का लिंक टूटा हुआ था। हाय हाय के प्रति अपराधबोध की भावना ने उसे अगले सुबह एक नाव बनाने को मजबूर किया। उसके पिछले अनुभव के अनुसार जैसे उसने साइकिल को एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में इस्तेमाल किया था। कुछ समय बाद जब आशा ने हाय हाय को बताया तो वह बहुत खुश हुई और उस पल ने आशा को उसकी यादें जारी कर दी जब उसने घर छोड़ने का फैसला किया था। उस रात हांगकांग अपने नागरिकों की सभी गतिविधियों के साथ सामान्य था और जब ऐशर टैक्सी की तलाश कर रही थी, एमी ने उसे बताया कि विरासत का हार उसकी जैकेट की जेब में है। लेकिन अचानक लोग घबराहट में दौड़ने लगे क्योंकि पीछे से एक बड़ा सुनामी आ रही थी। वर्तमान समय में वापस आशिर ने आखिरकार अपनी बहन का हार हिही को देने का फैसला किया, जिससे वह मुस्कुराई और खुश हो गई। अगले दिन सुबह अर्शा और है ने आश्रय की ओर जाते समय अपने सभी खाद्य सामग्रियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब अधिकांश सामग्रियां बेड़े पर रख दी गई थीं, हाय हाय जो हेडसेट का इस्तेमाल कर संगीत सुन रही थी ने गलती से हेडसेट हटा दिया, जिससे कमरे में जोर से संगीत गूंजने लगा। घबराहट में आशा ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया और उसने अपनी यात्रा को फिर से शेड्यूल करने का फैसला किया ताकि तैयार की गई आपूर्ति को उनकी मूल जगह पर वापस रखना पड़े। अभी भी सतर्क आशा ने अपनी दूरबीन से स्थिति पर नजर रखी और पता चला कि सब कुछ अभी भी सुरक्षित था। लेकिन जब ही सफाई करती रही तो उसने अपार्टमेंट के पास जेल गिरोह की चीखें सुनी
और तुरंत आशा को बताया। दोनों ने तुरंत अनिवार्य सुरक्षा प्रक्रियाएं की, उपकरणों को छिपाकर या ढककर, ताकि अपार्टमेंट का दृश्य निर्जन लगे। इसके बाद अर्शा ऊंचे अलमारी के पीछे के छेद तक चली गई। हालांकि छिपने की जगह में केवल एक व्यक्ति फिट हो सकता था। यही घबरा गई और आशिर से उसके साथ रहने के लिए कहा। आशा ने उसे बताया कि वह उस कमरे में छिपेगी जिसमें बदबू आ रही थी, और उनके बीच की बहस से आशा लगभग लूटने वालों के हाथों पकड़ी गई। जब आशा ने कमरा खोला और अंदर गई तो पता चला कि वह कमरा उसके परिवार का घर था। इसका प्रमाण था आशी के परिवार की फोटो और उनके चेहरे पर पछतावा, क्योंकि उन्होंने घर से भागने का फैसला किया था। इस बीच लुटेरों का गिरोह और अधिक ध्यान से खोजबीन कर रहा था और वहां चीजों को नष्ट करने से नहीं हिचकिचाया, जिसमें आशी की मेहनत से बनी बेड़ा भी शामिल थी। लुटेरों में से एक दरवाजे के बिना कमरे को लेकर उत्सुक था, तो उसने उसको तोड़ दिया और खोलते ही अंदर से आती सड़ी हुई बदबू से दंग रह गया। इससे यह भी पता चला कि आशा, जो कमरे में अलमारी में छिपी हुई थी, अपनी नाक ढक रही थी, क्योंकि उसे वही गंध आ रही थी। सड़ांत की बदबू के कारण बाहर आने के बजाय लुटेरे अंदर गए और कपड़ा खोल दिया, जिससे अप्रत्याशित रूप से 2 लाशों की सड़ांत की बदबू आई, जो ऐशे के माता पिता थे। आशा को उल्टी हो गई, लेकिन सौभाग्य से उसकी आवाज उन लुटेरों की आवाज से दब गई, जो खुद भी उल्टी कर रहे थे। उसी समय आशा को सुनामी आपदा याद आ रही थी, जिसने पूरे स्थान को नष्ट कर दिया था और थोड़े समय में कई जीवन ले लिए थे। आशिर ने अपनी बहन को एक ऊंची इमारत की ओर घसीटा, जिसके बाद और भी कई लोग जो खुद को बचाना चाहते थे, उन्होंने भी उनका अनुसरण किया। इस बीच वर्तमान समय में लूटने वालों को आखिरकार वो जगह मिल गई जहां खाना छिपाया गया था, और उनमें से एक को आशा की फोटो मिल गई जो वो छुपाना भूल गई थी। अचानक छोटा लड़का एक संदिग्ध अलमारी को देखने फिर लौटा और आखिरकार उसमें एक अजीब सा अंतर देखा। जब उसका नेता आया तो उसने अलमारी की तलाशी ली, जिससे ही पकड़ में आ गया। उसी समय आशा ने ऊंची ऊंची चीखें सुनी, क्योंकि वह पकड़ी गई थी। इस स्थिति में उसकी पिछली यादें लौट आईं, जब वह और उसकी बहन खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे और इमारत की छत पर चढ़ गए। हामी की पकड़ छूट गई, जिससे उसकी बहन पीछे रह गई, और अंत में वह कई लोगों द्वारा कुचले जाने से मर गई। ये और आशा, जो घबराई हुई थी और वास्तव में अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहती थी, अकेली बच गई, जबकि अपनी बहन की जैकेट में विरासत के हार के लिए विलाप कर रही थी। जब आशा दुखी हो रही थी, उस पल को याद कर रही थी, उसने अचानक सुना कि हाय हाय, जो किनारे पर था मजबूर होकर उन्हें बता रहा था कि आशा कहाँ छुपी थी। उसके कुछ समय बाद आशा को भी पकड़ लिया गया और वो लुटेरों से लड़ने की कोशिश के दौरान बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब वो जागी तो ऐशर ने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे और लुटेरों में से एक ने उसे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन उसका नेता बुलाने पर वह रुक गया। इरेशर को उनके जहाज पर ले जाया गया, जबकि सभी खाद्य आपूर्ति को ही के साथ जहाज पर लाया गया, जो वहां भी था। क्योंकि आशा को अपनी बहन की याद आ गई थी, उसने अपने हाथों को बांधने वाली रस्सी खींचकर प्रतिशोध करने का निर्णय लिया, लेकिन आदमी बहुत बलवान था, इसलिए आशा पानी में गिर गई। जब आशा ने पास में एक सीटिंग देखी तो उसने तुरंत आदमी पर हमला कर दिया और टेबल में छिपी फ्लेयर गन उठा ली। जब ऐशर डूबा हुआ था, उस आदमी को अपने चेहरे पर गर्म बंदूक का एहसास कराना पड़ा, जिससे वह तुरंत उसे मरते देखा। बाकी लुटेरों ने जो शोर सुना और अब आजाद हुई आशा को देखा, उन्होंने उसे पकड़ने के लिए अपार्टमेंट में लौटने और अलग अलग होने का फैसला किया। जब उस बड़े आदमी ने रोने की आवाज सुनी तो वह उस आवाज के स्रोत की ओर गया और आशर ने उसे जाल में फंसा लिया और तुरंत गिटार का उपयोग करके उसे मार डाला। फिर आशा ने उस आदमी का चाकू लिया और दूसरा जाल तैयार करने के लिए दूसरे कमरे में भाग गई। रेडियो चालू कर दिया। रेडियो। इसके थोड़ी देर बाद रेडियो की आवाज ने अन्य लुटेरों का ध्यान आकर्षित किया और अशु उसे मारने में सफल रहा। हालांकि एक भयंकर लड़ाई हुई थी। फिर एक और जाल तैयार करने के बाद एक महिला लुटेरा कमरे में दाखिल हुई और आखिरकार जलते हुए चूल्हे पर ध्यान केंद्रित किया। आशा तुरंत अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गई, उस महिला पर मिट्टी का तेल डालते हुए, और उसे स्टोव के साथ जाल कमरे में धकेल दिया। बेशक औरत चीखी, जिससे नेता आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। हालांकि जब वह ऊपर गया तो आशिर ने उस पर हमला कर दिया और वह व्यक्ति, जो आखिरी व्यक्ति था, आसानी से बेहोश नहीं हुआ। इसलिए आशिर को उसे हराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब आशिर को घेर लिया गया और गला घोंट दिया गया तो उसने अपनी बाकी ताकत का उपयोग करके अपने ऊपर के लैंप को पकड़ लिया और फिर आदमी की गर्दन में चाकू मारकर उसे मार दिया। एशा को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बंदूक चलाते हुए अचानक छोटा लड़का प्रकट हुआ। आशा तुरंत छत पर भाग गई और दरवाजे के पास छिप गई। आशा ने छत का दरवाजा बंद कर दिया और टेप हटा दिया ताकि वह बाहर से न खोला जा सके। आशा को उस छोटे लड़के के लिए दुख, लेकिन अंत में उसने बंदूक की आवाज सुनकर उसे छोड़ दिया। आशा फिर खिड़की पर गई और आखिरी हमलावर को पाया, जो जहाज पर ऊंचाई पर नजर रखे हुए था। अपने भाले फेंकने वाले का उपयोग करते हुए आशा ने आदमी पर निशाना साधा, लेकिन दुर्भाग्य से वह चूक गई और आदमी उस पास होते वस्तु से भ्रमित हो गया। हाय हायम, जो पहले से ही आशा से शॉर्ट किंग को जानता था, ने आदमी को जहाज से धक्का देने का मौका उपयोग किया, लेकिन दुर्भाग्य से हाय हाय भी गिर गई, तो आशा तुरंत उसकी मदद करने के लिए कूद पड़ी। जब आखिरी आदमी सतह पर आया तो एक शार्क आए और तुरंत उसे निगल गई।
शार्क खाने में व्यस्त थी, इसलिए आशा और हाय हाय सुरक्षित रूप से जहाज पर चढ़ने में सफल रहे। दोनों ने उस जहाज का उपयोग किया जो खाद्य आपूर्ति से भरा हुआ था, उन लोगों के स्थान तक पहुंचने के लिए जो अभी भी रेडियो प्रसारण के अनुसार जीवित थे। एशर अब और बुरे सपने नहीं देखता था, जबकि जहाज एक बड़े शहर से गुजर रहा था।